स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं मतलब हर यूनिट को ट्राई करूँगा 3 वीडियोस में कवर करने की, उसकी थ्योरी को अराउंड 20 मिनट्स का वीडियोस में कवर करने की, और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एंड सेमेस्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करूँगा, हर यूनिट के लिए एक एक वीडियो। और अगर मुझे टाइम मिला तो उसके तो मैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बाकी जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक, उनके भी क्वेश्चंस करूँगा। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो हमारे पास ये 3 तरह के इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। पहला है यंग्स मॉडुलस, सेकंड है शेयर मॉडुलस, एंड थर्ड है बल्क मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस हमने पढ़ा है, ये क्या होता है। यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन और शियर मॉडुलस। मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ इन दोनों का, फिर इन दोनों को एक्सप्लेन करूँगा, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस को। तो अपना शेयर मॉडुलस को कैपिटल जी से लिखते हैं, ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और उसी तरह बल्क मॉडुलस के कैपिटल के से लिखते हैं, ये होता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे प्रेशर या स्ट्रेस, ये मतलब ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस में इस तरह का नॉर्मल प्रेशर लगता है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस में अपना जो लोड है वो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, और उसी तरह शेयर स्ट्रेस में क्या होता है कि जो लोड होता है ना, तो एरिया हो गया, एरिया के पैरेलल डायरेक्शन में लगता है, और ये बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश करता है, और इसके कारण जनरेट होता है शेयर स्ट्रेस। तो ताऊ से लिखते हैं लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब शेयर स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि करिए मतलब एक बॉडी के पैरेलल जो फोर्स होता है वो उसको जैसे स्लाइड करने की कोशिश करता है, अगर दिख रहा हो तो। अब शियर स्ट्रेन, ये हमारे पास एक बॉडी है, उस पर एक टेंजेंशियल लोड लग रहा है, उसके कारण शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, और शियर स्ट्रेस के कारण बॉडी एक ऐसे एंगल पे डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये वाला एंगल जो बनता है उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये होता है शेयर स्ट्रेन। अब लास्ट इलास्टिक कांस्टेंट है वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस। पहले बता दो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक बॉडी एक फ्लूइड के अंदर है, उसमें एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उस बॉडी के सभी डायरेक्शंस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, और टोटल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन इक्वल होता है। और इसमें एक और पॉइंट है कि शियर स्ट्रेस इस कंडीशन में 0 होता है बॉडी पर। जैसे कि ये अपनी बॉडी सपोज करो कि फ्लूइड के अंदर है, तो इस पर हर डायरेक्शन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी के पर नॉर्मल स्ट्रेस। अब अगर ऐसा इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बॉडी ना श्रिंक हो जाएगी, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये बाहर वाला अपना इनिशियल वॉल्यूम था, और ये फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, एक डिफरेंस होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी से लिखने से चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब मैं जो तीनों इलास्टिक कांस्टेंट है और एक हो गया अपना पॉइसन रेशियो, इनके बीच में रिलेशन बताता हूँ। पहला रिलेशन है E एंड G के बीच में। मैं इसको डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। E को लिखते हैं इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया है। तो ये रिलेशन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयर मॉडुलस के बीच में। ये मैंने एक ट्रिक्स मतलब इसकी देखी है, तो ट्रिक थोड़ी सी फनी हो सकती है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक इंजीनियर ने 2 गर्ल्स से बोला एक और मुझ पे ट्रस्ट करो, और सेकंड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में। ये होता है, इसके लिए एक ट्रिक है कि एक इंजीनियर ने 3 किंग से बोला एक मुझ पर ट्रस्ट करो एंड 2 मत जाओ। और अब है तीसरा रिलेशन पॉइसन रेशियो, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस के बीच में। इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, मतलब देखने को याद ही करना पड़ेगा अगर मतलब बार बार डिराइव नहीं करना है तो। 3 इंटू बल्क मॉडुलस माइनस 2 इंटू शेयर मॉडुलस, 6 इंटू बल्क मॉडुलस प्लस 2 इंटू शेयर मॉडुलस। और अपना थर्ड है रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस के बीच में। इसकी भी एक अच्छी ट्रिक है कि एक इंजीनियर ने 9 किलो गाजर, 3 कटोरी खीर और 1 गुलाब जामुन खाया। 9 kg 3K प्लस G। तो अपने ये 4 इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गए इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में। और एक टॉपिक मेरा रह गया था बताना, वो पिछले वीडियो में मुझे कवर कर देना, तो वो बता देता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक फार्मूला बनता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है कि देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसा होता है, एग्जांपल देके बताता हूँ। अपने पास एक क्यूबॉइड है जिसके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या, स्ट्रेन जो वॉल्यूम में जो स्ट्रेन होगा, तो मतलब जो एक्स डायरेक्शन इसको कर सकते हैं, जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस में। या इसको लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेन इन एक्सियल डायरेक्शन जो हमने पढ़ा था, एंड जो बाकी 2 लैटरल डायरेक्शन होते हैं ब्रेथ एंड हाइट, तो बाकी 2 हो जाएंगी लैटरल डायरेक्शन में। तो उसको आगे ले जाके लिख सकते हैं एक्सियल डायरेक्शन प्लस 2 इंटू लैटरल डायरेक्शन। एक तो ये हो गया अपना बन गया, ये यूज़ हुआ है एंड सम के क्वेश्चन में। और अपना इसको और एक तरह से लिख सकते हैं कि एक्सियल स्ट्रेन प्लस 2 लैटरल स्ट्रेन। हाँ, मैंने जो फर्स्ट वीडियोस में एक फार्मूला मैंने गलत बता दिया था, वो होता है लैटरल स्ट्रेन इंटू माइनस पॉइसन रेशियो इंटू एक्सियल स्ट्रेन। तो मैंने ये दोनों अपोजिट लिख दी थी, अपोजिट प्लेसेस में लिख दिया था, तो इस बार मैं सही कर देता हूँ। तो लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा माइनस न्यू इंटू एक्सियल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्सियल स्ट्रेन प्लस, अरे वही होगा, सेम चीज़ लिख दी मैंने। तो ये अपना दूसरा फार्मूला बन गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3D स्ट्रेसेस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है पुराने जो कॉन्सेप्ट्स है उनके कंपैरिजन में, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको थोड़ा क्लियर बताने की। देखो, तो 3D स्ट्रेसेस जैसे कि मैंने बताया था कि एक सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पर जनरली हम जैसे कि 3 डायमेंशनल
3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, तो उसमें स्ट्रेस होते हैं ना, वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रेस लगते हैं। एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में। तो एग्जांपल के लिए मैं एक क्यूब लेके बताता हूँ। जैसे कि अपने पास एक क्यूब हो गया, एक क्यूब है, इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और इसमें क्या होगा कि अगर इस पर स्ट्रेस लग रहा है, 3D स्ट्रेस लग रहा है, तो उसको किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो चीज़ है कि इसमें 3D स्ट्रेस लगेगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए। अगर मैंने ऐसा लिखा है कि ये इस तरह का कुछ लिखा है, तो उसमें अलग अलग टर्म्स का क्या मतलब होता है, अलग अलग डिजिट जो भी है इनका क्या मतलब होता है बताता हूँ। ये तो हमें पता है, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो पहला वाला, पहले नंबर पे मैं एक्स लिखा है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को। और दूसरा वाला है, ये डायरेक्शन बताता है। जैसे अपना ये क्यूब है, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। तो जैसे अपना एक ये एक्स प्लेन हो गया, एक्स प्लेन में ये 2 फेसेस हैं, जो अपोजिट फेसेस है ना, तो इसमें जो भी स्ट्रेसेस लगेंगे वो सेम होंगे, मतलब सेम वैल्यू के होंगे। तो एक और जो एक फेस है, उसमें टोटल स्ट्रेस के 3 टाइप के स्ट्रेसेस लगते हैं। स्ट्रेस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो मैं बताता हूँ। ये अपना एक्स प्लेन के अगर परपेंडिकुलर एक स्ट्रेस लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्स, तो एक्स प्लेन पे लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन पे, और ये है वाई डायरेक्शन की तरफ। और उसी तरह फिर से शियर स्ट्रेस लग रहा है कौन से प्लेन पे, ये एक्स प्लेन है, और ये जेड डायरेक्शन पे। और इसी तरह बाकी दो फेसेस के लिए भी ऐसा करेंगे। एग्जाम्पल की मैं इसमें बता देता हूँ। एक तो ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन के लिए, और ये जेड प्लेन के लिए। एक ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस इन, ये कौन सा प्लेन अपना, ये वाई प्लेन है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन। तो ये तो फिर नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, मैं शियर स्ट्रेस लिख दिया था। और इसी तरह ये दोनों शियर स्ट्रेस हो जाएंगे। तो क्या होता है, एक फेस पे अपना एक कंपोनेंट आता है नॉर्मल स्ट्रेस का, और बाकी 2 कंपोनेंट्स आते हैं शियर स्ट्रेस के। अब जैसे कि 2 टाइप्स के स्ट्रेस है, एक अपना हो गया नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, एंड दूसरा हो गया शियर स्ट्रेस, जो ताऊ से लिखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस के यहाँ पे 9 कंपोनेंट्स होते हैं, जो मैं अभी सारे कंपोनेंट्स को बताता हूँ। जैसे कि एक तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स एक्स, नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई वाई एंड नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड जेड। इसको क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्स, नॉर्मल स्ट्रेस वाई इस तरह से लिख देते हैं। हाँ, क्योंकि 2 बार लिखने की जगह 1 बार लिख देते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि इसकी बात हो रही है। तो जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस हो गया शियर स्ट्रेस इन एक्स वाई, ये इक्वल होगा शियर स्ट्रेस इन वाई एक्स के। और उसी तरह शेयर स्ट्रेस इन वाई जेड इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इन जेड वाई, और शेयर स्ट्रेस इन जेड एक्स इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इन जेड एक्स। तो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये शेयर स्ट्रेस इन एक्स वाई हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या है, शेयर स्ट्रेस इन इस तरह की डायरेक्शन, ये एरो इसकी डायरेक्शन शो कर रही है। और शेयर स्ट्रेस इन वाई एक्स का होगा, शेयर स्ट्रेस वाई एक्स मतलब एक तो वो वाई प्लेन पे होगा, और
और shear strength वाई एक्स, shear strength ये वाला वाई प्लेन और एक्स डायरेक्शन पे जो ये दोनों आ गए, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। और ये बाकी जो प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट आएगा जो मैं अगले वीडियो में शायद कवर करूँ, उसमें ये मतलब एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों होता है। अब ये जो अपना 3D स्ट्रेस है ना, ये 3D दिख रहा है 3D स्ट्रेस से एक मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट आया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेंसर का। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, तो पहला अपना स्ट्रेस टेंसर को हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। तो टेंसर क्या होता है? तो टेंसर एक टेंसर को बोल सकते हैं एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जो मैथमेटिक्स के रूल्स फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना नंबर्स हो गए, वो मैथमेटिक्स के रूल फॉलो करते हैं। तो इसका यूज़ तब होता है जब हम ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहे हों जो एक से ज़्यादा डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। और इस केस में जो 3D स्ट्रेसेस है ना, वो एक से ज़्यादा डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, इसलिए हम टेंसर का यूज़ करेंगे। मैं जल्दी से लिख देता हूँ क्या होता है स्ट्रेस टेंसर। क्या बस कुछ नहीं है, ये 3x3 मैट्रिक्स के अंदर बस जो अपने स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट्स हैं उनको लिखना है इस पर। तो इसमें क्या होता है, जो डायगनल एलिमेंट्स पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस को लिख देते हैं। स्ट्रेस इन एक्स स्ट्रेस वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में शेयर स्ट्रेस को लिखते हैं। एक ट्रिक है यहाँ से एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस एक्स वाई स्ट्रेस एक्स जेड। और उसी तरह मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसे। और इसी तरह मैंने इसको इन सारों को लिख दिया है। तो बस ये कि डायगोनल एलिमेंट्स में नॉर्मल स्ट्रेस आते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में शियर स्ट्रेस आते हैं। और अपना स्ट्रेन टेंसर भी सिमिलर है, बस एक थोड़ा सा अंतर है, वो बताऊंगा अभी। स्ट्रेन टेंसर को लिखेंगे पहले तो हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स में नॉर्मल स्ट्रेन्स लिख देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में शियर स्ट्रेन लिखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि जो शियर स्ट्रेन मैंने अभी बताया, तो शियर स्ट्रेन में जो ये दो एंगल्स बनते हैं ना, एक्स एक्सिस मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। शियर स्ट्रेन में जो ये दो एंगल बनेंगे फाई, तो अगर हमको लिखना है टोटल स्ट्रेन इन एक्स वाई डायरेक्शन, तो कैसे लिखेंगे? टोटल शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई डायरेक्शन, वाई एक्स वाई इज इक्वल टू, इन दोनों का सम होगा एक्स वाई पे, ये तो स्ट्रेन है एक्स और वाई डायरेक्शन पे है, तो ये बेसिकली 2D में अपना स्ट्रेन आ रहा है। ये तो ये इक्वल टू इन दोनों का सम 2 तो 5 हो जाएगा टोटल स्ट्रेस इन एक्स वाई डायरेक्शन अपॉन 2। ये दोनों हो इन दोनों को लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेस इन एक्स वाई डायरेक्शन अपॉन 2। बस यही छोटा सा पॉइंट। एक्स वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2, टोटल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2। और सिमिलरली मैंने ये बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी रख दिया है 3D मैट्रिक्स के अंदर। अपना नेक्स्ट टॉपिक डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स। तो शायद ही मैंने बताया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मतलब इसमें डिटेल में बता देता हूँ, मुझे याद नहीं हो सकता क्या। डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स, अपने हम लोगों ने बार ले ली और फिर उस पर एक्सियल लोड लग रहा है तो उस पर डिफॉर्मेशन आएगा।
लेंथ इंक्रीज होगी, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, तो सिंपल है अपना फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। तो डिफॉर्मेशन ऑफ बार में जो चेंज इन लेंथ के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब बहुत इजी हो जाती है उसकी कैलकुलेशन, वो लिख देता हूँ। उसको मैं डिराइव करके बता देता हूँ क्या होता है। जैसे हमारा स्ट्रेन होता है ना, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको इधर अप्लाई करेंगे, ये तो स्ट्रेन हो जाए स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेल्टा एल अपॉन एल। अभी स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, तो लोड अपॉन एरिया ई। ये आगे जाकर इसको राइट साइड में करेंगे तो पी एल अपॉन ए ई। तो ये अपना बहुत इजी और अच्छा फार्मूला बन गया जो बहुत बार यूज होगा, पी एल अपॉन ए ई। हाँ, और एक चीज़ की, अगर लोड, सिंपल चीज़ है, लोड अगर टेंसाइल लोड है तो डेल्टा एल इंक्रीज़ होगा, और कंप्रेसिव लोड है तो डेल्टा एल डिक्रीज़ होगा, मतलब चेंज इन लेंथ नेगेटिव होगा। डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स। और अब दो तरह की बार्स होती हैं, एक होती तो कई तरह की, मेन एक पैरिस्मेटिक बार क्या होती है बताता हूँ, पैरिस्मेटिक बार, और दूसरी है नॉन पैरिस्मेटिक बार। ये पैरिस्मेटिक बार, नॉन पैरिस्मेटिक बार को टैपर बार भी बोलते हैं, TAPERED, टैपर। तो पैरिस्मेटिक बार्स क्या होती है, इसमें बस यही कि फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर बार होगी ना, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन जो है डायमीटर सेम है, पूरा क्रॉस सेक्शन इक्वल है, तो हो जाती है ये पैरिस्मेटिक बार। और सेम रेक्टेंगुलर बार के लिए भी क्रॉस सेक्शन की विथ इक्वल है, ब्रेथ एंड हाइट। हाँ, तो क्रॉस सेक्शन अगर लेंथ के अलोंग इक्वल है तो उसे बोलते हैं पैरिस्मेटिक बार। और नॉन पैरिस्मेटिक बार उसकी अपोजिट हो जाएगी कि इक्वल नहीं है, जैसे कि एक साइड का डायमीटर बड़ा हो सर्कुलर बार में, और उसी तरह रेक्टेंगुलर बार में भी एक तरफ का क्रॉस सेक्शन बड़ा हो तो हो जाएगी नॉन टैपर बार। डिफॉर्मेशन ऑफ बार, जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, प्रिस्मेटिक बार और टैपर बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ पी एल अपॉन ए ई, अभी पढ़ा। और इसको तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया ना, पी एल अपॉन पाई अपॉन 4, ये डायमीटर डी है तो कैपिटल डी का स्क्वायर अपॉन ई, 4 ऊपर चला गया तो 4 पी एल पाई डी स्क्वायर अपॉन ई, सिंपल सा है। और उसी तरह टैपर बार के केस में क्या होगा, पी एल अपॉन ए ई, इसकी एक्चुअली ना इसकी डेरिवेशन हो, हाँ छोटी सी डेरिवेशन है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता हूँ। तो डेल्टा एल
4PL। ये फार्मूला ना इससे प्रिस्मेटिक बार से पूरा सिमिलर होगा, सिर्फ एक डिफरेंस है उस पर। इस पर जैसे कि इधर डायमीटर d स्क्वायर, एक ही डायमीटर है, डायमीटर का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे सिर्फ d1 इंटू d2 लिख देंगे और ये बन जाएगा अपना टैपर्ड बार के लिए डिफॉर्मेशन का फार्मूला। और इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि एक टैपर्ड बार है जिसका डायमीटर d1 से d2 चेंज हो रहा है, तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा एज कम्पेयर टू दैट पेरिस्मेटिक बार जिसका डायमीटर इक्वल हो रूट ऑफ d1 इंटू d2 के। इन दोनों को इक्वेट करने से ये आया है। अब उसी तरह अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो पेरिस्मेटिक में क्या होता है, टैपर्ड बार, ये जहाँ पे ब्रेथ चेंज हो रही हो P से B1, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला हो जाएगा PL/AE, और एरिया की जगह एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ब्रेथ इंटू थिकनेस इंटू E। ये अपना बन गया एक फार्मूला पेरिस्मेटिक के केस में जब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो। और टैपर्ड में एक इसी फार्मूले से लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि डेल्टा L इज इक्वल टू, देखो ये पूरा फार्मूला सेम है, ये वाला जो फार्मूला है ना टैपर्ड के लिए भी सेम है, सिर्फ उसमें एक चेंज करना है कि ये ब्रेथ की जगह हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है ब्रेथ, सेकंड ब्रेथ और फर्स्ट ब्रेथ विथ log ऑफ B2 माइनस log ऑफ B1। बस ये चीज़ ना इस ब्रेथ में अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टैपर्ड बार का फॉर्मूला आ जाएगा। जो डेल्टा L इंटू PL/E बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि उससे बाकी बहुत सारे फार्मूलेस डिराइव कर सकते हैं। बता दो स्टेप्ड बार क्या होता है। स्टेप्ड बार में एक से ज़्यादा बार्स होती हैं जिनका लेंथ डिफरेंट हो सकता है और क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उस पर लोड, एक चीज़ है कि लोड इक्वल लगेगा, लोड P एंड P। तो इसमें क्या है, अगर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो इसमें जो चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन होगा सभी सेक्शन के लिए डिफरेंट होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो टोटल डिफॉर्मेशन है तो ये होगा सम ऑफ डिफॉर्मेशन इन दीज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला वही इसमें अप्लाई कर देंगे। टोटल डिफॉर्मेशन P लोड तो सेम है, L लेंथ 1 एरिया एंड E क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मटेरियल सेम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम होगा, और मटेरियल अगर डिफरेंट है मतलब तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट हो गया। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सपोज करो मटेरियल डिफरेंट है तो E1, इसी तरह बाकी लिख देता हूँ A2 और L3 A3 E3, इसको मैं समेसन करके लिख देता हूँ। P सेम है तो उसको बाहर कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें ना जो भी कंपोनेंट्स लेंथ, एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में सेम है तो उसको हम लोग समेसन से बाहर कर सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ताकि डेल्टा L का ये अपना फार्मूला बन गया स्टेप्ड बार के लिए जब एक से ज़्यादा बार्स हो तो। अब फाइनल टॉपिक है वीडियो का, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। फ्री थर्मल स्ट्रेस। फ्री थर्मल स्ट्रेस, फिर से अपने एग्जांपल के लिए एक बार ले ली
फ्री थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? फ्री थर्मल स्ट्रेस के केस में जो अपनी बार होती है फ्री होती है, मतलब फिक्स नहीं होती। अगर इसकी लेंथ L है तो अगर टेम्परेचर है, सपोज करो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ बाई डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, तो जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना, तो उससे इसमें एक्सपांसन होगा, तो फ्रीली एक्सपांसन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिक्स नहीं है तो हर डायरेक्शन पे एक्सपांसन हो सकता है, तो स्ट्रेस जीरो होगा इस केस पे। इस केस में स्ट्रेस हो जाएगा जीरो। और चेंज इन लेंथ कितना होगा? चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू डेल्टा T इंटू लेंथ, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो अपना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, और तीसरा ये कंपोनेंट है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, स्ट्रेस तो जीरो है तो फिर स्ट्रेस नहीं लिखना चाहिए। फ्री थर्मल एक्सपांसन, फ्री थर्मल एक्सपांसन। और अब पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। देखो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि फ्री थर्मल एक्सपांसन में बार फिक्स नहीं होती तो स्ट्रेस जीरो होता है। लेकिन जब बार को सपोज करो हमने फिक्स्ड कर दिया तो एक स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि ये बार है अपनी, अगर वो फिक्स है ना, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो एक्सपांड करेगी बार। लेकिन क्योंकि वो फिक्स्ड है तो एक्सपांड करना चाहेगी लेकिन वो हो नहीं पाएगी एक्सपांड, क्योंकि उस पर एक रिएक्शन लोड लगेगा दोनों साइड से। तो इधर इस केस में नेट डिफॉर्मेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो एक चीज़ है कि अगर इधर ये बार फिक्स नहीं होती, तो अगर बार ना ये फिक्स नहीं होती तो इस पर फ्री थर्मल एक्सपांसन होता। फ्री थर्मल एक्सपांसन। लेकिन वो इक्वल होगा, अब बार फिक्स है तो जो लोड के कारण एक कॉन्ट्रैक्शन होगा इस पे मेटल पे, तो वो दोनों इक्वल होंगे, वो दोनों क्वांटिटीज़। कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लोड। तो अब ये फ्री थर्मल एक्सपांसन क्या होता है? तो फ्री थर्मल एक्सपांसन का फॉर्मूला होगा डेल्टा T अल्फ़ा इंटू लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू P। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक डिफॉर्मेशन ही तो है कॉन्ट्रैक्शन। PL अपॉन AE, L से L कैंसिल हो गए। हमें पता है कि लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है ना, तो अल्फ़ा डेल्टा T स्ट्रेस अपॉन लेंथ, और ये आगे जाके हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा T। अरे यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, PL अपॉन AE होता है, मतलब गलत लिखा यहाँ पे। यहाँ पे जाके हो जाएगा ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, अल्फ़ा लिख दिया बहुत सारा, फिर से लिख देता हूँ। तो स्ट्रेस हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला है थर्मल स्ट्रेस का। थर्मल स्ट्रेस तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो थर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव होगा, और
अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो जो अपना ये मेटल है वो श्रिंक होगा, उसके कारण थर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव या टेंसाइल बोल दो उसे, टेंसाइल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना ये थर्मल स्ट्रेस के 2 और केसेस पढ़ने हैं। तो ये थर्मल स्ट्रेस के 2 केसेस बनते हैं। एक है अगर गैप हुआ तो गैप के केस में कैसे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। गैप क्या होता है कि ये अपनी बार है ना, तो ये एक साइड से तो फिक्स्ड है और दूसरे साइड से भी इधर कुछ वॉल जैसा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप है, ठीक है। तब क्या होगा अगर अपना थर्मल एक्सपांसन हुआ तो मतलब गैप, जहाँ तक गैप है वहाँ तक तो उसका फ्री एक्सपांसन होगा, लेकिन गैप के बाद जब इस लाइन को टच करेगा, अगर ये तब होगा जब अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो उसके बाद इस पर लोड लगना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ करो इस साइड कुछ नहीं है, तो अगर इस लेंथ तक ये फ्री एक्सपांसन होना है, इसका फ्री एक्सपांसन, लेकिन यहाँ पे तो एक रुकावट है ना, तो लोड लगेगा इस पर, रिएक्शन लोड। तो यहाँ पे गैप की वैल्यू होगी फ्री एक्सपांसन माइनस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लोड। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ इस केस में। इस केस में थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा। मैंने फार्मूला लिख दिया है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये फार्मूला है थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ गैप का। थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ गैप। ये हो गया अपना थर्मल स्ट्रेस जो मैंने अब पहले पढ़ा था, थर्मल स्ट्रेस। और ये हो गया एक्चुअल स्ट्रेस। गैप अपॉन टोटल लेंथ। ये जो 2 केसेस हैं थर्मल एक्सपांसन के, इनका फार्मूला सही में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी जो पुराने इजी फार्मूले उनके कंपैरिजन में तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूँ फार्मूले, जो मैं मतलब ट्राई करूँगा अगर बताने के, तो हो सके तो ट्राई करूँगा। बट वही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो ये अपनी जो 2 सेक्शन हैं, ये जो 2 मटेरियल्स हैं वो एक्सपांड होना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये फिक्स्ड है दोनों साइड से तो एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। लोड डेवलप होगा और नेट डिफॉर्मेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि हीट बढ़ने के कारण एक्सपांड तो होना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों फिक्स्ड है ना, तो एक्सपांड हो नहीं सकते। और इस केस पे जो लोड होता है, लोड दोनों सेक्शन पे इक्वल लोड लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है मैं लिख देता हूँ। तो ये अपना हो गया लोड का फॉर्मूला। लोड इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन इनटू लेंथ अपॉन समेशन ऑफ लेंथ एंड EA। और इस केस में ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट रेशियो है कि यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेस इन
फर्स्ट सेक्शन अपॉन स्ट्रेस इन सेकंड सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड फर्स्ट। और अपना ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, थर्मल स्ट्रेस इन कंपाउंड बार्स। तो कंपाउंड बार्स क्या होता है? कंपाउंड बार या कंपोजिट बार वो बार्स होती हैं जो एक मटेरियल से ज़्यादा मटेरियल से बनती हैं, मोर देन वन मटेरियल। तो कॉमन सी बात है, अगर एक से ज़्यादा मटेरियल होंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होगा सबके लिए। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है मैंने, ये फर्स्ट मटेरियल और ये बाहर मटेरियल, ये एक सिलेंडर है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और ये कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है किसी क्यूबॉइड या क्यूब का, ये फर्स्ट मटेरियल सेकंड मटेरियल, और वही एक साइड व्यू। सपोज करो ये अपना फर्स्ट मटेरियल है और ये सेकंड मटेरियल है, तो अगर मटेरियल डिफरेंट होंगे तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन भी डिफरेंट होगा। तो अगर इसका फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन सपोज कर लेते हैं कि सेकंड वाले से ज़्यादा है, मोर देन सेकंड, तो अगर टेम्परेचर को अब हमने इंक्रीज़ किया तो दोनों मैटर्स इंक्रीज़ होंगे, लेकिन क्योंकि इसका थर्मल कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो सेकंड वाले कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। हाँ, मेरा मतलब ये दोनों सेकंड वाले कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मतलब एक्चुअली तो नहीं होगा, लेकिन उसकी टेंडेंसी है कि फर्स्ट वाला मटेरियल सेकंड वाले मटेरियल से ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ना एक ही मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स है लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट हैं, ये दोनों मतलब चिपके हुए तो अलग नहीं हो सकते हैं ऐसा। तो फिर मतलब थर्मल एक्सपांसन इस तरह होगा कि सपोज़ करो कि इनकी टेंडेंसी क्या है, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। इंक्रीज़ होने की टेंडेंसी, तो इसकी टेंडेंसी तो ये है कि फर्स्ट वाला मटेरियल अगर असल में इंक्रीज़ होता, अगर सेकंड वाला मटेरियल से चिपका ना होता सपोज करो इस पॉइंट तक, और सेकंड वाला मटेरियल थोड़ा सा उससे कम एक्सपांड होता इस तरह से, लेकिन असल में क्या होगा, रियल लाइफ में ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, मतलब इक्वली एक्सपांड होंगे। अब जब जो असल में जो चीज़ हो रही है वो अगर वो टेंडेंसी की अपोजिट है एक्सपांसन, तो मतलब एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। कॉमन सी बात है कि ये दोनों रिएक्शन फोर्स थोड़े अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। कैसे मैं बताता हूँ, देखो फर्स्ट वाला होता है ज़्यादा एक्सपांड होना चाहता है, ये फर्स्ट वाला मटेरियल ज़्यादा एक्सपांड होना चाहता है, लेकिन सेकंड वाला उसको एक्सपांड होने से रोकेगा, ठीक है। तो उस पर लगेगा अपना लोड तो दोनों पे लगेगा, इक्वल लोड दोनों पे लगेगा। मैं पहले लिख देता हूँ, लेकिन देखो फर्स्ट वाला मटेरियल ज़्यादा एक्सपांड होना चाहता है, लेकिन सेकंड वाला इससे चिपका हुआ है तो इसको एक्सपांड नहीं होने देगा, तो इसके कारण इस पर लगेगा एक कंप्रेसिव लोड। और सेकंड वाला थोड़ा सा कम एक्सपांड होना चाहता है, लेकिन फर्स्ट वाला मटेरियल अपने साथ ही लेके जाएगा, क्योंकि वो असल में उसकी टेंडेंसी है ज़्यादा एक्सपांड होने की, तो इस पर एक टेंसाइल लोड लगेगा इसके कारण, फर्स्ट के कारण सेकंड पे। जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स इन बोथ मटेरियल्स आर इक्वल होंगे और अनलाइक में होंगे, मतलब एक टेंशन होगा तो दूसरा कंप्रेशन होगा। तो फोर्स भले अनलाइक है लेकिन है तो इक्वल, तो वैल्यू सेम होगी। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हो गया फॉर्मूला लोड का। यहाँ पे 2 मटेरियल के लिए लिखा है, अगर ज़्यादा मटेरियल हो तो उसके हिसाब से मतलब 3, 4 उस तरह से लिख सकता हूँ।